वेलकम एवरीवन। सो डे वन पॉलिटी के टारगेट्स जो हमने अपने लिए स्टैब्लिश किए थे, लेट्स टेक अ क्विक लुक कि हमने वो कितने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। सो डे वन पॉलिटी में जो हमारे टारगेट्स थे, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दोस टारगेट्स। सो द टारगेट जो हमने सेट किए थे खुद के लिए, फर्स्ट था कि हम प्रियम्बल का जो चैप्टर है उसको वी विल ट्राई टू कंप्लीट। देन जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है उसको वी विल ट्राई टू कंप्लीट। Then the chapter on amendment, we'll try to do that. And finally एक चैप्टर जो आया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मैंने आपको टास्क दिया था that these four chapters you should do on day one. I hope सबने ये वाले चैप्टर्स कर लिए थे। किस किस ने ये चैप्टर्स टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, एक बार आप कमेंट में लिख के बता देना कि सर आपने जो डे वन के टारगेट्स दिए थे हमने अचीव कर लिए थे। अगर आपको डे वन के टारगेट्स में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया था, नाउ दिस इज द टाइम एज आई गो थ्रू द क्लासेस, जैसे मैं इन चैप्टर्स से गो थ्रू होता हूँ, यू शुड पोस्ट कि सर इस टॉपिक में मेरे को ये डाउट रहा सो दैट आई कैन एड्रेस दोस डाउट्स। क्लास के एंड में जैसा आपको पता है द रूटीन दैट वी हैव सेट फॉर अस इज, जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे मैं आपसे वर्बली पूछूंगा। क्लास में आप हैंड रेज करके उनका आंसर देना, जिसको लगता है उसको इसका आंसर पता है, और मैं किसी से भी सवाल पूछ सकता हूँ हु ऑल आर इन क्लास, ताकि आई कैन गेट एन अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम यू कि अगर जो पढ़ाया जा रहा है यू आर डन विद दैट। ठीक है, सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द चैप्टर्स। एक बार ऊपर से लेट्स गो थ्रू द एंटायर चैप्टर वर्ड बाय वर्ड, सो पता लग जाएगी क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी एंड थिंग्स दैट यू मस्ट नॉट हैव स्किप्ड। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमारा जो चैप्टर था वो था प्रियम्बल वाला। फर्स्ट चैप्टर इज प्रियम्बल। सो प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना हिंदी में जिसको बोला जाता है। जैसे बुक आप अगर आप पढ़ते हो ना, तो उस बुक का जो एक तरीके से प्रीफेस मानो, वो एक प्रियम्बल है। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक पूरी किताब मानो ना, सो इफ यू अज्यूम कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अ बुक, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस होगा वो आप प्रियम्बल से कंपेयर कर सकते हो। एसेंशियली वो उसमें बताता है कि जो हमारे संविधान की है वो आत्मा क्या है, उस आत्मा का जो जिस्ट है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिस्ट है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जिस्ट है, वो प्रियम्बल में प्रेजेंट करता है। ठीक है, यही कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने कुछ बात करी है आपसे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं, बुक के एंड में अपेंडिक्स होती है। तो इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट्स मिलेंगे, चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर्स के अंदर जैसे पैराग्राफ होता है, वहां पे यहाँ चैप्टर्स के अंदर आपको आर्टिकल नंबर्स मिलेंगे। बुक के एंड में जैसे अपेंडिक्स होती है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में आपको शेड्यूल्स मिलेंगे। So all of that we will discuss when we go through the salient features of constitution. So I hope you can visualize constitution क्या है, हमारा भारत का संविधान जो हमारे कंट्री का बेसिक लॉ है। तो अगर सबसे पहले कभी आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत के देश में सबसे सुप्रीम कौन है, क्या हमारे नेता सबसे सुप्रीम है, क्या हमारे देश के ऑफिसर सबसे सुप्रीम है, या हमारे देश की जुडिशरी सबसे सुप्रीम है, तो जवाब क्या होगा? हमारे देश में सबसे सुप्रीम कौन है? नहीं मिंटू, पब्लिक है, ये सब जानती है, बात तो सही है, लेकिन पब्लिक भी किसके अंडर आएगी? नहीं, गौरव गुप्ता, उषा नहीं, जुडिशरी भी सुप्रीम नहीं है। हमारे देश में जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में जो सबसे सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेजिस्लेटिव जो नेता है हमारे, एग्जीक्यूटिव जो आपके अफसर हैं, जो जजेस हैं, जो हमारी जुडिशरी है, वो जो है, ये तीनों इस कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करने वाले पिलर्स हैं। सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिकॉज ये तीनों ही अपनी पावर्स जो है वो कहां से निकालते हैं? ये तीनों ही पावर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से निकालते हैं। सो ऑल ऑफ द थ्री आर सर्वेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए। भले ही आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियो दिखेगी जज साहब ने डीएम को डांटा, डीएम ने नेता से की झड़प, वो सारी वीडियोस एक दूसरे के साथ पावर स्ट्रगल का एग्जांपल है, बट सबका बाप कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे जब और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, यानी लेजिस्लेटिव जुडिशरी को कुछ तरीके से चेक करेगा, जुडिशरी कुछ तरीके से लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को चेक करेगी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे कुछ चेक लगा सकता है। क्या वो चेक्स होते हैं? ऑल ऑफ दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी रीच द सुटेबल चैप्टर्स। बट दिस वॉज एन थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक किताब है, वो कैसे उसके चैप्टर्स हैं दैट वी हैव डिस्कस। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला प्रीफेस एक किताब का होता है, जो उसके बारे में हमें
प्रस्तावना देता है, एक रफ आइडिया देता है कि उसकी कोर वैल्यूज क्या है, वो है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, तो आई होप आपने ये चीज पढ़ा हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी, नैनी पालकी वाला हमारे बहुत एमिनेंट ज्यूरिस्ट हुए, बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल गया, अब वो गुम हो गया मान लो, ठीक है, या उसको किसी एक रैंडम इंसान ने पकड़ा, और वो तो सबसे पहले क्या देखेगा, उस बच्चे का आईडी कार्ड, उसमें लिखा होगा इसका, ये बच्चे का नाम ये है, कब पैदा हुआ, ये इसके मम्मी पापा है, ये इसका एड्रेस है, अगर ये बच्चा गुम हो जाए तो इस नंबर पे फोन करें। ठीक है, तो सिमिलरली अगर दुनिया के खूब सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड्स का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर किसी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ने से बचना है और वो चाहता है कि मुझे एक रफ आइडिया मिल जाए, तो वो इस प्रियम्बल को पढ़ेगा। तो कई बार हमारे सीडीएस में आपने ऐसे सवाल देखा होगा कि वो स्टेटमेंट दे देता है कि दिस स्टेटमेंट हु हैज सेड आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट करके बताना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीएस का। तो ये भी सवाल आ सकता है, प्रियम्बल who termed preamble as the identity card of the constitution, so answer would be नैनी पालकी वाला, so you should have read this। ठीक है, बाकी you can go through this। एक हिस्ट्री, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल की रूट कहाँ पे, कहाँ से डिराइव होता है प्रियम्बल? प्रियम्बल का अगर आप प्रेसिडेंट देखोगे, जैसे अगर आप देखो, सबसे पहले पल्सर एक बाइक है ना, पल्सर से पहले उसका कोई दूसरा वर्जन होगा, सपोज 150 सीसी पल्सर, फिर 200 सीसी पल्सर आई, फिर वो पल्सर एनजी नेक्स्ट जनरेशन वाली आ गई, तो ऐसे क्या होता है, मॉडिफाई होता रहता है। तो सिमिलरली ये जो हमारा अभी प्रियम्बल है, इसका प्रीडिसेसर, प्रीवियस वर्जन क्या था, इसका प्रीवियस वर्जन था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो प्रीडिसेसर ऑफ आवर प्रेजेंट प्रियम्बल इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, क्या हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है, और या ये ओरिजिनल जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में है? तो यस, अवर प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड। अमेंडेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज है उसमें कुछ चेंज किया जाए, उसमें कोई वर्ड ऐड या डिलीट किया जाए, या कुछ चीज चेंज की जाए, दैट्स कॉल्ड एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का सिंपल मतलब है कुछ चीज ऐड या डिलीट करना। सो क्या हमारा प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट की 2 गाइडलाइंस थी इसमें बेसिकली, इसीलिए मैंने अमेंडमेंट का चैप्टर इसके साथ पढ़ाऊंगा। व्हाई आई हैड सेड दिस, देयर वाज अ रीजन, बिकॉज अगर मैं प्रियम्बल पढ़ाऊं और अमेंडमेंट का ना बताऊं, अमेंडमेंट का मतलब हमने समझ लिया कि चेंज होना। ठीक है, सो आर्टिकल 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट से डील करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बेरूबारी यूनियन के केस में, बेरूबारी केस में क्या बोला था कि ये जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, दिस प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो आर्टिकल 368 किस लिए है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। अब जब प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है तो वो अमेंड कैसे हो सकता है? तो बेरूबारी यूनियन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। अब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, बट ये जजमेंट रिवोक होता है, इसको चेंज किया जाता है केबीसी के जजमेंट में। केशवानंद भारती केस में इसको चेंज किया जाएगा और बोला जाएगा प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो, और प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो टू द एक्सटेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसीलिए आज हम बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी कर रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस इन द वे द सेशन इज बीइंग प्लान्ड। ये सेशन को इस तरीके से इसलिए प्लान किया जा रहा है सो दैट सारे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर एक साथ आपके हो जाए एंड यू कैन गेट देन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल। श्रेया, कविता, उषा, गौरव, रंजना, शिवांगनी, अंकित, बहुत, अनुराग, भूपेंद्र, अभिषेक, मिंटू, आशुतोष बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सो आई होप आप सभी ने ये चीज आपकी समझ में आ रही हो। सो अमेंड हुआ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? यस, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड। 42nd अमेंडमेंट 1976 का 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की शुरुआत की गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाली कंपनियों ने कॉन्स्टिट्यूशन मैन्युफैक्चर शुरू किया। 42nd दुकान का नंबर था, 42nd नंबर की जो दुकान थी उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगी। उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कॉन्स्टिट्यूशन की धकाधक कॉपियां प्रिंट होकर आ रही थी। ठीक है, तो व्हाट इज एसएसआई? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए। मतलब एफकैट में ये सवाल 3 से 4 बार तो मैं ही देख चुका हूं पूछा हुआ। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको यहां तक समझ आ गई हो। फिर दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। ये आई वुड एडवाइज आपको वर्बैटिम याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर दिस, इट हेल्प्स अ लॉट। इसको आप एसएसबी में यूज कर सकते हो टू ओपन
योर लेक्चरेट। ग्रुप डिस्कशन में आप यूज कर सकते हो टू टेल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ऑल्सो दिस शुड सर्व एज अ चार्टर फॉर यू। ये आपके लिए तरीके से गाइड की तरह वर्क करना चाहिए, दैट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर टेकिंग डिसीजंस एज अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई होप यू वुड हैव गॉन थ्रू दिस। देन ये कुछ बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक बताता है जो इंडियन स्टेट की होनी चाहिए। इंडियन स्टेट सोवरीन होनी चाहिए, सोशलिस्ट होनी चाहिए, सेक्युलर होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए। देन ये बोलता है कि क्या वो वैल्यूज है जो हम अपने सिटीजन्स के लिए इंश्योर करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अपहोल्ड करेंगे। फिर ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एक्सेप्ट हुआ है, जिसको अब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, पहले नेशनल लॉ डे की तरह मनाते थे, दैट वाज 26 नवंबर 1949। ठीक है, फिर ये बोलता है कि हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और ये हम खुद ही को गिव करते हैं। अब एक इसके हर एक वर्ड की सिग्निफिकेंस चैप्टर में बताएगा। आई होप यू वुड हैव रेड थ्रू दिस। सबसे पहले ये क्या बताता है, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जननी कहां से हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट कहां से हुआ है, पावर्स कहां से फ्लो कर रही है। ये किसी राजा के जजमेंट से, ब्रिटिश एम्पायर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से, या किसी भगवान से शक्ति फ्लो नहीं हो रही। ये जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कहां से फ्लो हो रही है, हम भारत के लोगों से। इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन स्टेट कैसी होगी, जैसे मैंने वैल्यूज डिस्कस की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है, उन वैल्यूज को ये बताता है। फाइनली जब अडॉप्ट हुई, इसमें आई होप किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी जब आपने पढ़ा होगा। अब आते हैं कीवर्ड्स पे जो इसमें इन्वॉल्व है। सोवरीन, सोवरीन जब आपने पढ़ा होगा, सोवरीन का एसेंशियल मतलब क्या होता है। वैसे तो पॉलिटिकल थ्योरी में काफी सारे थ्योरिस्ट हैं, ऑस्टिन करके एक थिंकर था, उसने सोवरेनिटी की मॉडर्न थ्योरी बनाई, इसमें नहीं लिखा होगा। सो सोवरेनिटी का एसेंशियली मतलब ये है कि कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसी सत्ता जो ना किसी अपने समतुल्य से कोई ऑर्डर लेती हो, अपने किसी बराबर शक्ति वाले से ना ऑर्डर लेती हो, ना अपने किसी सुपीरियर से ऑर्डर लेती हो, और जो वो खुद ऑर्डर देती है उससे इंफीरियर बॉडी उसको फॉलो करती हो। सो अगर कोई शक्ति ऐसी है जो ना किसी से ऑर्डर लेती है और जो वो ऑर्डर देती है उसके नीचे रहने वाले लोग उस ऑर्डर को सामान्यतः फॉलो करते हैं, देन उस शक्ति को हम सोवरीन बोल सकते हैं। ठीक है, सो संप्रभुता जिसको हिंदी में बोला जाता है, सो दैट इज सोवरेनिटी। अब इस पे काफी डिटेल में बात करता है। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब यह है कि आप जो ऑर्डर दे रहे हो वो आपके अंडर लोग फॉलो करेंगे। दूसरा, आप एक्सटर्नली किसी से भी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, सो दिस इज सोवरेनिटी का आइडिया। देन इट सेज कि कैसे कॉमनवेल्थ का पार्ट होने के बाद भी इंडिया एंश्योर दैट इट्स सॉवरेन, और फिर लॉजिक क्या था कॉमनवेल्थ को में रहने का। सो इस पे मुझे कमेंट करना आप लोग, that what were the reasons that India agreed to be a member of the Commonwealth। एक तरफ इंडिया सोवरीन इंडिपेंडेंट होना चाहता था और स्टिल इट डिसाइडेड दैट इट वुड बी अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको ब्रिटिश क्वीन हेड करती थी। ओके, सो इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगेन those of you who are here for the first time, these are not detailed class. I am going through what was the target for the day and to help you get an idea कि क्या आपको पढ़ना था। अगेन जो चीज आप 2 मिनट में पढ़ के खुद से समझ सकते हो, आई डोंट थिंक कि उस पर मैं 4 घंटा एक्सपेंड करूं आपको समझाने के लिए, बिकॉज टाइम इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिज्म के बारे में यार बोला जाता है इट्स लाइक अ हैट विच हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वेयर्स इट। ठीक है, जैसे एक टोपी है जिसको हर कोई पहनने लग जाए तो क्या होगा, टोपी का शेप खराब हो जाता है। ऐसा ही सोशलिज्म के बोला जाता है कि हर कोई खुद को सोशलिस्ट बताता है। चाइना से लेके बर्नी सैंडर्स तक हर कोई खुद को सोशलिस्ट बताता है। यूएसएसआर से लेके ब्रिटेन में लेबर पार्टी तक खुद को सोशलिस्ट बताती है। ठीक है, सो सोशलिज्म के बारे में ऐसा कई बार मजाक में बोला जाता है कि वो एक ऐसी टोपी की तरह है जिसका शेप ही बिगड़ चुका है, किसी को पता ही नहीं व्हाट डज सोशलिज्म स्टैंड फॉर। इंडिया में भी सोशलिज्म को लेकर इसलिए काफी डिबेट थी कि क्या सोशलिज्म का आइडिया है इंडिया में। सो बाद में आफ्टर अ लॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, पब्लिक स्क्रूटनी, इट वाज डिसाइडेड कि इंडिया का जो सोशलिज्म है दैट इज गांधीयन सोशलिज्म। जो काइंड ऑफ फॉर्म गांधी जी फॉलो करते थे वो गांधीयन सोशलिज्म है। इट इज क्लोज टू ब्रिटेन में जो फेबियन सोशलिज्म फॉलो किया जाता था उससे। इट्स नॉट द सोशलिज्म जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में सोशलिज्म जिसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, सो हमारा जो सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म है, क्लोज टू फेबियन सोशलिज्म, जिसको कई बार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म। यहाँ पे एक और इसने बात बोली थी कि ये कांग्रेस का एक सेशन हुआ था अवधि में
1955 में, उसमें भी ये बोला था कि हम इंडिया की जो सोसाइटी है उसको सोशलिस्ट पैटर्न पे बिल्ड करेंगे, ठीक है। सो सिंस उस समय कांग्रेस वाज द एकदम पावर जो कंप्लीट जिसका कंट्रोल था, एक तरीके से डोमिनेशन था स्टेट एंड सेंटर पे, तो जब कांग्रेस ने अपने एजेंडा में ये बात बोल दी सोशलिस्ट पैटर्न पे सोसाइटी बनानी है, सो एक तरीके से ये लगा दैट इंडिया विल टेक दिस सोशलिस्ट ट्रेंड। ये सोशलिज्म वर्ड क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली था? नहीं, इट वाज एडेड बाय अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 42, ठीक है। सोशलिज्म की कोर वैल्यू क्या है? व्हाट इज द कोर वैल्यू ऑफ सोशलिज्म? द कोर वैल्यू ऑफ सोशलिज्म इज इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है कि हर कोई को इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल एनर्जी, इक्वल पैसा मिले। सोशलिज्म की जो कोर वैल्यू है दैट हर एक इंडिविजुअल की इंट्रिंसिक वर्थ, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे वो फिजिकली सुपर स्ट्रांग हो, हर एक की एक इंट्रिंसिक इंडिविजुअल वर्थ है और वो इंट्रिंसिक इंडिविजुअल वर्थ हर एक की इक्वल है। तो और उसको हमें एज एंड ऑफ इटसेल्फ, इन एंड ऑफ इटसेल्फ इट शुड बी रिस्पेक्टेड। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म का रूट। उससे निकलता है इक्वालिटी का प्रिंसिपल, जो सोशलिज्म जिसको रियलाइज करने का कोशिश करता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर, दिस वाज सोशलिज्म। अब नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर को लेके भी काफी ज्यादा डिबेट है। क्या हमारा, क्योंकि ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया गया था, तो एक डिबेट चलती है सेक्युलर को लेके, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1974 से पहले सेक्युलर नहीं था? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? दैट देयर विल बी अ वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट। ये इसका क्लासिकल मतलब है। ये मतलब कब निकला था? ओरिजिनली देयर वाज दिस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया यूरोप में, आई 1648 के आसपास की ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसमें बोला था कि चर्च और स्टेट एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बोथ ऑफ देम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इस सेक्युलरिज्म का आइडिया वहां से निकलता है। इंडियन सेक्युलरिज्म को लेके बहुत ज्यादा डिबेट है। इंडियन सेक्युलरिज्म कैसा है? क्या इंडिया शुरू से सेक्युलर था या नहीं था? सो ऑल्दो अमेंडमेंट के थ्रू वर्ड प्रियम्बल में बाद में ऐड किया गया, बट अगर हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे आज शाम, तो हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स पहले से ही वो सेक्युलर भावना को अपने अंदर रखता है। अब इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे डिफरेंट है दुनिया के सेक्युलरिज्म से, इससे बहुत डिबेट है, काफी ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। बट अगर मैं इसको एक तरीके से पुट अप करना चाहूं, तो इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट इन द सेंस दैट इट सेज दैट इट विल हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर some aspects of all religion, and it will have equal disrespect for some aspects of all religion। मतलब इंडियन सेक्युलरिज्म का आइडिया है कि हमारी जो सोवरीन स्टेट है वो इक्वल रिस्पेक्ट रखेगी सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन। तो अगर आप एक सिख हो और आपका रिलीजन आपको मैंडेट करता है पग पहनने को, तो इट वुडंट फोर्स यू कि आप पग उतार के हेलमेट पहने व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक, ठीक है। इट वुड हैव इक्वल रिस्पेक्ट। अगर आपका रिलीजन आपको डिमांड करता है दैट यू शुड बी अलाउड टू वियर अ सेक्रेड थ्रेड अक्रॉस योर चेस्ट, then the state wouldn't stop you. If your religion asks of you to do certain thing and it is an essential aspect of your religion, then the state would have equal respect for you. It will respect your right, but it will have equal disrespect for some aspects of our religion. अगर आपका religion untouchability promote करने को बोलता है, तो state would interfere and stop you from practicing untouchability. अगर आपका religion बोलता है instantaneous triple तलाक आपको allowed है, तो state will interfere and object to you practicing triple तलाक, instantaneous triple तलाक, ठीक है। सो इंडियन सेक्युलरिज्म का आइडिया आई होप आपको समझ आया। फिर ऑल ऑफ दैट वाज देयर। आई होप बाकी सब चीजें आपको पढ़ के समझ आ जाएगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ उसका होगा कि स्टेट कुछ एस्पेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। सो दैट वाज सेक्युलरिज्म का। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक वाला। सो डेमोक्रेसी के मतलब, एक आपने बहुत पुरानी डेफिनेशन डेमोक्रेसी की सुनी होगी स्कूल टाइम्स पे, जिसको अब्राहम लिंकन को, जेफरसन को, काफी लोगों को एट्रीब्यूट किया जाता है, दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है।
लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जो सरकार बनाई गई है, दैट्स अ डेमोक्रेसी। सो हमारी स्टेट डेमोक्रेसी की बात करती है, बट हमारी डेमोक्रेसी कौन सी है? इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे ये 3 टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसीज के इंस्ट्रूमेंट बताता है जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते एट द यूनियन लेवल, सेंट्रल लेवल पे नहीं करते। वन इज रेफरेंडम। रेफरेंडम ये सब आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर को लेके, कि कई लोग बोलते हैं कि रेफरेंडम कराना चाहिए, पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम एसेंशियली कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है, उस पर लोगों जनमत लिया जाए, लोगों से ओपिनियन डायरेक्ट पूछ जाए, कि जैसा ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में इट वॉज दे वेंट टू द पीपल एंड ब्रिटेन ने रेफरेंडम में बोला कि आप बताओ कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लोगों ने वोट किया कि नहीं रहना चाहिए। सो रेफरेंडम, डायरेक्टली आप किसी पब्लिक इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर पे जाके लोगों से ओपिनियन लो, दैट्स रेफरेंडम। इनिशिएटिव, लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा बिल पास हो जो पार्लियामेंट को करना पड़े। जैसे एक टाइम पे लोकपाल को लेके आंदोलन हुआ था, जन लोकपाल बिल बनाएंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। सो दैट वाज पीपल वर पुशिंग फॉर अ बिल। एंड अगर ये एक लीगल तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेस दे कि लोग एक बिल प्रेजेंट करें, उस पर वोट करें और एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा लोग उस पर वोट करते हैं, देन इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ। दैट वुड बी इनिशिएटिव। रिकॉल मतलब कोई जनप्रतिनिधि आपने चुन लिया, अब वो बढ़िया काम नहीं कर रहा, लेकिन वो सोच रहा है कि अब 5 साल के लिए तो मेरी सीट बुक है, अब कोई हटा के दिखाओ मुझे। तो रिकॉल इज, अगर आपको बीच काम में मजा नहीं आ रहा, लोगों ने मोशन पास किया उसके अगेंस्ट, लोगों ने वोट किया और 3 साल में ही पता चल रहा है माननीय जी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ गई, दैट्स रिकॉल। प्लेबिसाइट एसेंशियली एक रेफरेंडम है जो ये डिसाइड करने के लिए होता है whether people of a country want to remain a part of that country or they want to become separate। ठीक है। so that's plebiscite। ये सारे किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ऑल ऑफ दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं? यस। मध्य प्रदेश में इफ आई रिकॉल, पंचायत इलेक्शंस के लिए ये रिकॉल की फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी कि जो पंचायत इलेक्शंस में जो जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत में, अर्बन म्यूनिसिपल बॉडीज में चुन के आए हैं, उनके अगेंस्ट रिकॉल का एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया था। आई डोंट नो इट बिकेम अ बिग सक्सेस और नॉट, but that was started in India. But more or less India is a representative democracy। ठीक है। डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री हो सकती है, प्रेसिडेंशियल हो सकती है। प्रेसिडेंशियल का एग्जांपल यूएस ले लो, पार्लियामेंट्री का इंडिया यूके ले लो। ठीक है। ओके, सो दिस इज अगेन you could go through this and this important quote again I would advise, ये वाली quote आप अम्बेडकर जी की याद करो, that liberty, equality and fraternity, all of the three are tied to each other। like liberty without equality, अगर आप लिबर्टी दे दो विदाउट इक्वालिटी तो इट वुड लीड टू व्हाट? सो ये वाली कोट आपने याद रखनी है। ठीक है। दे एग्जिस्ट इन अ ट्रिनिटी। ट्राई टू रिमेंबर दिस एंड यूज इट वेयर एवर यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब एसेंशियली ये है कि जो आपकी स्टेट का हेड होगा दैट वुड बी एन इलेक्टेड पर्सन। ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की। आई होप ये आप पढ़ के समझ जाओगे, नथिंग मच मोर टू एक्सप्लेन इन इट। सो इंडिया में एसेंशियली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हु इज द डिजूर हेड ऑफ द स्टेट, वो क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, दैट्स व्हाई इंडिया इज अ रिपब्लिक। देन जस्टिस। जस्टिस जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है ज्यूस, JUIS, उससे निकल के आता है, और ज्यूस का मतलब होता है टू बाइंड, बांधना। तो जस्टिस एसेंशियली इन प्रिंसिपल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो 3 डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, जस्टिस वो गोंद है, वो टेप है जो इन तीनों प्रिंसिपल्स जो डिफरेंट डायरेक्शंस में भागते हैं, उन तीनों को एक दूसरे से बांधता है। अब ये मैं पॉलिटिकल फिलॉसफी जब डिस्कस करूंगा तब आपसे डिस्कस करूंगा लिबर्टी, इक्वालिटी कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं और कैसे उन्हें जस्टिस हार्मोनाइज करता है। जस्टिस प्रिंसिपल का जो आइडिया, दैट इज जस्ट टू हार्मोनाइज थिंग्स। ठीक है। तीनों को आपस में बैलेंस करना। तो इंडिया में वो जस्टिस की जो बात करता है वो करता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एसेंशियली वुड इंप्लाई कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सोशल जस्टिस वुड इंप्लाई कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ इनइक्वालिटी है, ऐसा ना हो कि टॉप 10% रिचेस्ट 10% इंडियंस ओन 95% से ज्यादा इंडिया की वेल्थ। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है इंडिया की, जो हर साल हमें ये बताती है हाउ इंडिया हैज मूव फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनियर राज। जैसे पहले ब्रिटिश राज करते थे, आज के समय में बिलियनियर्स राज करने लगे हैं, बिकॉज वेल्थ इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है।
इसी वेल्थ इनइक्वालिटीज पे आप देखोगे थॉमस पिकेटी ने काफी ज्यादा वर्क किया है। थॉमस पिकेटी एक इकोनॉमिस्ट है, थॉमस पिकेटी, जिन्हें मॉडर्न मार्क्स कहा जाता है। सो ही हैज वर्कड ऑन दिस, और वो इस चीज को बोलते हैं थॉमस पिकेटी। सो उन्होंने बहुत ही रिसर्च करके दिखाया कि कैसे वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और कैसे ये वेल्थ इनइक्वालिटी कम हो सकती है। वन ऑफ द सजेशंस ही गिव्स इज इनहेरिटेंस टैक्स। जैसे सपोज अंबानी थी है, मुकेश अंबानी साहब है, उनके बच्चे हुए, तो अब क्या होगा, अभी तक उनकी सारी वेल्थ बच्चों को चले जाती है। अब वो ऐसा बोले कि ऐसा ना हो, जो उनकी वेल्थ है अगली जनरेशन को जाने से पहले उस पर एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया जाए। सपोज 30% उनकी जो इनकम थी वो दोबारा स्टेट के पास चली जाए और बाकी बची ही उनकी नेक्स्ट जनरेशन को जाए, सो दैट इक्वालिटी प्रमोट की जा सके। ये वन ऑफ द वेज इन विच इकोनॉमिक जस्टिस कैन बी इंश्योर्ड। अगेन इस पे लोगों की बहुत ही वाइडली डिफरेंट ओपिनियंस है इस इशू पे, बट दिस इज द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, एसेंशियली इनइक्वालिटीज खत्म करना। दिस और इसको अचीव करने का जो तरीका है दैट्स कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जैसे अभी हमने वो जो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ वन वे ऑफ डूइंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस बहुत सिंपल है कि हर किसी पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एवरीवन शुड हैव इक्वल opportunities to express themselves, form their political organizations, express their political opinion. One person, one vote, one value, ये भी political justice का ही पार्ट है, ठीक है। So this is about justice. इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेंगे, इसीलिए आई एम टेलिंग यू इट इन दिस टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी किन किन चीजों की? लिबर्टी मतलब आजादी। लिबर्टी का मतलब है जस्टिफाइड रिस्ट्रेंट्स ना लगाए। जस्टिफाइड रिस्ट्रेंट्स आप पे अलाउड है, बट अनजस्टिफाइड रिस्ट्रेंट्स नहीं होनी चाहिए। यानी आप पे कोई अगर ऐसी लिमिटेशन लगाई गई है जो जस्टिफाइड है देन इट्स ओके, बट अगर कोई अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शन आपके एक्सप्रेशन पे लगाई जा रही है देन इट्स रॉन्ग। और ये कई तरीके की आपको सोचने की आजादी देता है, जो बोलना है उसको देने की आजादी देता है, किसी धर्म को फॉलो करने की आजादी, कई तरीके की आजादी देता है, बट अगेन इन पे जस्टिफाइड डिस्टेंस लगाई जा सकती है। इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। नेक्स्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी भी हमारा, अब जब हम फंडामेंटल राइट शाम को देखेंगे डिटेल में पता चलेगा, बट इक्वालिटी भी दो तरीके की है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो एसेंशियली दैट मीन्स इक्वालिटी का एक इंट्रिंसिक वैल्यू हर एक इंडिविजुअल की सेम है। ये हमें कहां कहां मिलेगा? एक तो हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में, देन तो ये हम डिटेल में जब फंडामेंटल राइट्स तब देखेंगे। सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तीनों है, ठीक है। आर्टिकल 325 जो इलेक्शन को लेकर डील करेगा, वहां पे हमें मिलेगी इक्वालिटी। आर्टिकल 326 वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर एक 18+ एडल्ट को वोट देने का राइट देता है, एंड एवरी पर्सन्स वोट वुड हैव इक्वल वैल्यू, आर्टिकल 326 में मिलेगी, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपको डीपीएसपी में मिलेगी, आर्टिकल 39 में। इक्वालिटी का बेसिक आइडिया हम समझ चुके हैं। देन ये जो वर्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऐड किए गए थे, एसेंशियली ये इसलिए ऐड किए गए थे कि देश में अगर कोई, उस जमाने में ऐसा था कि उस जमाने में भी टुकड़े टुकड़े गैंग का जो प्रीवियस वर्जन रहा होगा, उस टाइप का सरकार को अंदेशा था कि कोई गैंग एक्टिव है और वो देश को तोड़ना चाह रहा है, तो इसलिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को भी ऐड कर लिया गया था। ओके, सो यहां तक आपने आई होप ये सब देख लिया होगा। इसमें यू शुड हैव गॉन और रेड थ्रू ऑल ऑफ दिस। अब इसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन थी, यू कुड हैव रेड दिस। अगेन जो उसमें इंपॉर्टेंट था, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बेरुबारी यूनियन केस 1960। उसने क्या बोला? उसने एसेंशियली ये बोला, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बात बताई, एंड सिंस इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैनॉट बी अमेंडेड। दूसरा, सिंस इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिकली बेरुबारी यूनियन, चलो मैं जब डिटेल में डिस्कस करूंगा, इट वाज एन एसेंशियल इशू कि बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी इंडिया को सीड करनी थी, एंड अ लॉट ऑफ सिमिलर थिंग्स दैट वर हैपनिंग एट दैट टाइम, ठीक है। सो बेरुबारी यूनियन में एसेंशियली उसने बोला कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, दस इट कैन नॉट बी अमेंडेड। देन इट वाज 1960 का जजमेंट है। देन उसके बाद केस आता है केबीसी का, केशवानंद भारती केस 1973 का, अप्रैल 1973 का केस है। ये उसी दिन इसका जजमेंट पास हुआ जिस दिन सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन होता है, ठीक है। 1973 में अप्रैल में केशवानंद भारती केस पास होता है। वो ये बोलता है कि प्रीएम्बल जो है ये पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सिंस इट इज अ पार्ट इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368
बट इट कैन बी अमेंडेड ओनली टू एन एक्सटेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब समझो जो उसकी कोर प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक इंसान है, ह्यूमन है, और उसके 6 हाथ हैं और 8 पैर हैं, तो वो ह्यूमन नहीं है, बिकॉज उसने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन दैट ही वुड हैव 2 हैंड्स एंड 2 फीट, ठीक है, उसको ब्रेक करते हैं। तो ऐसी जो कोर फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के है, अगर उन कोर फीचर्स को चेंज किया जाएगा देन इट वुड बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो टू द एक्सटेंट की बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज ना हो, आप प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हो। ये केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें वो हाईलाइट करता है। प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है। कोई बोले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेचर को पावर आ रही है वो प्रियम्बल से आ रही है, नहीं। प्रियम्बल नॉन जस्टिशियबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलो कि प्रियम्बल बोलता है हमें इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, लेकिन ये तो अंबानी जी, अदानी जी इतने अमीर हैं और ये दुर्गा देवी तो इतनी गरीब है। सो नहीं, यू कैनॉट गो टू द कोर्ट एंड से कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है एंड हमारे यहाँ इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, बिकॉज इट इज नॉन जस्टिशियबल। यू कैनॉट गो टू द कोर्ट एंड गेट योर प्रियम्बल में जो जो चीजें लिखी गई हैं वो इन्फोर्स, ठीक है। सो इट इज नॉन जस्टिशियबल एंड नाइदर इट अ सोर्स। तो इसकी फायदा क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रियम्बल? यूज ऑफ द प्रियम्बल इज इट सर्व्स एज अ गाइड टू द लेजिस्लेचर्स। जो लोग पार्लियामेंट में जाके लॉ बनाते हैं, हमारे नीति निर्माता जो है, उनके लिए एक गाइड की तरह काम करता है। दूसरा, कई बार जजेस को अगर किसी चीज को इंटरप्रेट करना होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ते हैं, ताकि वो जो लॉ मेकर्स थे उनके माइंड में क्या ओपिनियन थी वो उनको पता चल सके, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। तो ये प्रियम्बल वाला चैप्टर हमारा हो गया। अब प्रियम्बल के चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, ठीक है। If you guys have any doubt in the chapter of preamble, then please let me know. Just raise your hand and I'll take your query. शुभिका, मॉन्क, मैंने दोनों आपको अनम्यूट कर दिया। Just quickly ask your query। इस चैप्टर से आपका क्या डाउट था? शुभिका, मॉन्क, अनम्यूट कर दिया आपको। If you guys have any doubt. I guess वो ऐसे ही रेस था आपका। There was no doubt. चलो, अगर कोई डाउट नहीं है और भी किसी को बीच में कोई डाउट आता है, सो यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल हैव अ लुक, ठीक है। सो वट एवर डाउट यू गाइज हैव, आई विल टेक इट। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा टारगेट में था, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर सो दैट इस तरीके से गाइज आई होप आपको आइडिया समझ आ रहा हो कि द वे वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस थिंग। एक बार बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कर लेते हैं। लेट्स डू द बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पहले, बिकॉज इट इज समवॉट रिलेटेड टू दिस ओनली। और अभी हम, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स ओनली, सो इट विल बी इजियर। सो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन क्या है? ये बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, काफी लंबे तरीके से प्रोसेस चला है बस। लेकिन हमारे लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जानना उतना जरूरी नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड कुछ बेसिक चीजें। आई होप यहां तक आप सभी ने पढ़ा होगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है बेसिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में, आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट वाली बात करेंगे, जिससे एसेंशियली अभी इसके बाद वाला टॉपिक देखेंगे आर्टिकल 368 वाला, दैट एसेंशियली डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब हम जानते हैं हाउ वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 उससे डील करता है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना 1949 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन, और 1950 26 जनवरी को आते आते केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब क्या हुआ, उसमें कहीं जगहों पे ऐसा लगा देयर वाज स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन की इस लाइन का क्या मतलब है। पीपल कैन इंटरप्रेट इट इन डिफरेंट वेज। जैसे वो बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सिमिलरली मीनिंग लाइज इन द आई ऑफ द इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेट कौन कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को? हु वाज इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशरी। जुडिशरी वाज इंटरप्रेटिंग। तो जुडिशरी ने एक बार इंटरप्रेट किया, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक पर्टिकुलर प्रोविजन था उसको इंटरप्रेट किया इन द शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट क्या चीज चेक कर रहा था? इट वाज चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट
अमेंडमेंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एसेंशियली हम फंडामेंटल राइट देखेंगे तो देयर वाज दिस राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, एंड फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा उसको एक ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 300A में शिफ्ट किया जा रहा था, एंड एज अ फंडामेंटल राइट इट वाज कर्टेल्ड 9 शेड्यूल्ड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एसेंशियली फर्स्ट अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सुप्रीम कोर्ट चेक कर रहा था इन द शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। फिर उसने ये बोला, जो आर्टिकल 13, जब हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो उसमें एक आर्टिकल 13 आएगा, उसमें एक वर्ड मिलेगा लॉ, ठीक है। तो उसमें उसने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट भी बहुत पावरफुल था, अंडरस्टैंड दैट, अभी अभी देश आजाद हुआ था, पार्लियामेंट में जो नेता थे वो वही लोग थे जिन्होंने फ्रीडम फाइट के लिए फाइट किया था। सो पार्लियामेंट वाज वेरी स्ट्रांग, इट हैड मॉरल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी। सो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये बोला कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन करने की, वो वुड आल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। यानी ये जो लॉ की डेफिनेशन है वो ना सिर्फ ऑर्डिनरी include only ordinary laws and not the constitutional amendment act, यानी कोई भी फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है वाया वाइड पार्लियामेंट, क्योंकि आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन देता है कि फंडामेंटल राइट्स को ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू, मतलब वो मैं जब डिटेल में बताऊंगा दैट ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू कैसे चेंज नहीं किया जा सकता एंड हाउ इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ फंडामेंटल राइट को चेंज करता है देन इट वुड हैव टू एंश्योर कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसको वैलिडिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद में मोटा मोटा व्हाट वी शुड रिमेंबर इज, शंकरी प्रसाद में कोर्ट के पास ये मामला गया कि पार्लियामेंट क्या हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। सो पार्लियामेंट ओके, सुप्रीम कोर्ट ओके कर देता है कि यस द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अब क्या होता है, धीरे धीरे यू वुड अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट में थोड़ा कंपोजिशन चेंज होने लगता है, कोर्ट स्टार्ट्स टू इंक्रीज इट्स पावर। तो शंकरी प्रसाद के बाद नेक्स्ट केस होता है दैट्स द गोलकनाथ केस 1967 में, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट नियर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट अमेंडमेंट आया 51 में एंड शंकरी प्रसाद हैपेंस इन 51, ठीक है। अब a lot of time has passed, गोलकनाथ हैपेंस इन 67 में गोलकनाथ में कोर्ट में जाता है। अब इसमें जाके कोर्ट एकदम अपना टर्न बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि फंडामेंटल राइट तो जी ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल है। ट्रांसेंडेंटल मतलब इस दुनिया के परे है, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। अब जब मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं तो तुम मुझे कैसे छुओगे, कैसे मुझे फील करोगे, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। सो ये बोल देता है फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल है, इम्यूटेबल है, उसको आप म्यूट पे डाल ही नहीं सकते, ठीक है। सो एक बार उसका लाउड स्पीकर चालू हुआ ढिंचैक पूजा का तो चाह के भी आप बंद नहीं करा पाओगे, वैसा ही फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इम्यूटेबल है, अब आप चाह के भी उन्हें चुप नहीं कर सकते, ठीक है। सो पार्लियामेंट कैन नॉट उनको चेंज नहीं कर सकता, उनको टेक अवे नहीं कर सकता एनी ऑफ दीज राइट्स। तो गोलकनाथ में एकदम शंकरी प्रसाद का यू टर्न हो जाता है, ठीक है, 67 में आता है। अब इससे पार्लियामेंट को भी थोड़ा वो लगता है यार ये तो हमारी शक्ति एकदम आपने खत्म कर दी, वी हैव बिकम वीकेंड, तो पार्लियामेंट भी इससे परेशान होता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट पास करता है 1971 में, ठीक है। फिर ये 24th अमेंडमेंट दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की नजर में जाता है 73 में इन द केशवानंद भारती केस, और केशवानंद भारती केस एक तरीके से मिडल ग्राउंड फाइंड करता है। मिडल ग्राउंड, जैसे बुद्धा ने मिडल ग्राउंड फाइंड किया ना लाइफ में, वैसे ही केशवानंद भारती केस भी मिडल ग्राउंड फाइंड करता है। मिडल ग्राउंड किन चीजों के बीच में फाइंड करता है केशवानंद भारती के, बोथ एक्सट्रीम्स में, कि आप फंडामेंटल राइट तो जी अपने घर की मूली है, जब चाहो तोड़ो तब चाहो खा लो, जो आपको डिलीट करना है डिलीट कर दो, नया देना है नया दे दो, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। वर्सेस शंकरी प्रसाद एंड गोलकनाथ का बर्थडे कि ये तो है ही नहीं इस दुनिया के, इनको आप छू भी नहीं सकते। केशवानंद भारती केस में वो कहता है ऐसा नहीं है जी, बीच का रास्ता जो निकलेगा वो है बुद्ध का मध्यम मार्ग, जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, इनके किसी भी फीचर को अमेंड कर सकते हो, बट आप अमेंड उस एक्सटेंट तक ही कर सकते हो कि जो उसकी रूह है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है, आत्मा है, जो उसका कोर वैल्यू है, जब तक वो कोर वैल्यू चेंज ना करो तब तक आप पे शक्ति है, आप उसको चेंज कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368। सो ये कोर वैल्यूज, ये रूह जो हमारे संविधान की है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन नहीं करता, और वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन हर बार जब सुप्रीम कोर्ट बैठता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज डिफाइंड दैट सर्टेन थिंग्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। जैसे आपको लेटेस्ट पता होगा, ये मैं
क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, कमेंट में बताना। राइट टू प्राइवेसी was considered a part of the basic structure. Recently, it was considered a fundamental right under Article 21. तो ये सुप्रीम कोर्ट का कौन सा लेटेस्ट जजमेंट था जिसमें राइट टू प्राइवेसी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया? इट वाज कंसिडर्ड राइट टू प्राइवेसी वाज मेड अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट का हमारा पार्ट दैट कैन नॉट बी टेकन अवे. सो व्हिच वाज दैट जजमेंट? ओके, सो शंकरी प्रसाद गोलकनाथ, देन 24th अमेंडमेंट एक्ट, फाइनली केशवानंद भारती केस. ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर. इतने में किसी को कोई डाउट है? सो इज दिस मच क्लियर? एनी डाउट इन दिस? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. हेलो हेलो, हाँ भाभी, हाँ क्लास चली, मैं भी करता हूँ बस आपको 2 मिनट. हाँ ठीक है ठीक है, अभी करता हूँ भाभी ना कॉल बैक. ठीक है, ओके ओके, सो दिस मच इज क्लियर. इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं. सो यही इसका कोर पार्ट था बेसिक स्ट्रक्चर का, दैट इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड. ये जुडिशियल क्रिएशन है. दिस बेसिक स्ट्रक्चर अगर कोई बोले क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, आंसर इज नो. इट इज अ जुडिशियल क्रिएशन. जुडिशरी ने इसको क्रिएट किया है. इट इज अ क्रीचर ऑफ द जुडिशरी, बट अगेन इट हैज बीन रिस्पेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया बिकॉज इट वाज अ जजमेंट which is considered a landmark not just in Indian jurisprudence but globally. In fact, बांग्लादेश के कोर्ट ने भी इससे इंस्पायर होकर अपने यहाँ जजमेंट में इसको इस तरीके के प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी. ठीक है, सो दिस वाज द मेन थिंग. बाकी और स्टोरी का ही पार्ट है, यू कुड जस्ट गो रीड थ्रू दिस. अब ये इवॉल्व होते गए, अलग अलग चीजें हमारे जुडिशियल रिव्यू में इंक्लूड होती गई. ठीक है, काफी सारे कोर्ट केसेस हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट यू कैन ऑलवेज रीड थ्रू देम, यू विल लर्न अ फ्यू थिंग्स. बट जैसे मैंने बोला 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर का बर्थडे एंड भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट में केबीसी का आगमन. ठीक है, अब अभी तक सिंस इट इज एन इवॉल्विंग थिंग, इट हैज बीन ग्रेजुअली इवॉल्विंग. तो क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट में नहीं गई है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो वैल्यूज हैं, सेक्युलरिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंडिया बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें आपने इंडिया के बारे में सुनी हुई है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर 32. ये हम जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब इन पावर्स को देखेंगे. सो एसेंशियली कैसे कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस टेबल से जस्ट गो थ्रू दिस टेबल वंस कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती गई, कैसे कैसे. ये इसको ना एक वर्ड बोला जाता है, जैसे आपने वो सुने वाली गाय, कामधेनु गाय. कामधेनु गाय, कामधेनु गाय क्या कि उससे आप जितना भी चीज निकालोगे वो और देती रहेगी और देती रहेगी. सो बेसिक स्ट्रक्चर को भी ऐसा एक कामधेनु की तरह आप अज्यूम कर सकते हो, जिससे चीजें निकलती ही जा रही हैं. ये भी टाइम के साथ चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होती जा रही हैं एंड उनको एक तरीके से पार्लियामेंट्री, मतलब पार्लियामेंट से भी वो चीजें, बिकॉज कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गई तो पार्लियामेंट भी उसको चैलेंज नहीं कर पा रहा. यहीं पे एक फ्यूचर डिबेट जनरेट हो रही है जिसको आने वाले 5 साल में देखोगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्योंकि पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है, तो क्या कल को इतनी ब्रूट मेजोरिटी अगर किसी सरकार पे आ जाए वो इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ही ओवर रूल कर जाए, तो वुड दैट बी कंसिडर्ड लीगल और नॉट? बिकॉज जैसा हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक ज्यूरिस्ट कंस्ट्रक्ट है. इट इज अ क्रीचर ऑफ द जुडिशरी. अभी तक क्या हुआ है, पार्लियामेंट ने खुद को लक्ष्मण रेखा के अंदर रखा है. कल को ये लक्ष्मण रेखा टूटती है और पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को ही छीनने पे लग जाता है बिकॉज इट हैज सच अ ब्रूट मेजोरिटी. तो लॉ लीगल सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, दैट्स अ थिंग टू सी. या ये बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट ही कल को राम राज्य की स्थापना हो जाए और पार्लियामेंट खुद ही कह दे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जज साहब जो आपने बोला है वो हम खुद ही अपने संविधान आइन के अंदर डाल देते हैं, ऐसा राम राज्य हो जाए, तब क्या पोजीशन होगी? बिकॉज दिस इज अ इवॉल्विंग स्कोप. और इस पे मैं ये हवा में नहीं बोल रहा, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी वंस कि बेसिक स्ट्रक्चर पे अगर पार्लियामेंट लॉ बनाए तो उसका क्या होगा. इफ यू go through previous years you will see that question. I guess CDS और एनडीए में से किसी एक में आया था. So
नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी के केस में क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट केसेस। जब मैं इन पे इंडिविजुअली जब इन केसेस को डील करेंगे इन देयर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, तब और चीजें इस पे बताऊंगा। एसआर बोमई केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यू शुड नो। बेसिकली ये हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करता है, इस पे भी फोकस रहता है इसका कि सेक्युलरिज्म इंडिया का बेसिक फीचर है, तो इट कैनॉट बी चेंज, ठीक है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था एसआर बोमई केस का। एल चंद्र कुमार केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स की पावर है उस पर डील करता है। आईआर कोहलो केस, ठीक है। सो ऑल दोस केसेस आर इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये वाला चैप्टर सबका क्लियर है। इस किसी को बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में डाउट है तो प्लीज आस्क। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन द बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर देन प्लीज लेट मी नो, एल्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस वाज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Any doubt in this? I'll unmute you. Just raise your hand and I'll unmute. Yes, right to privacy का सब सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही। सुमित, रियाज, रियांश, अभिषेक, पल्लवी, केएस पुट्टास्वामी वर्डिक्ट, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। वेरी हैप्पी टू नो दैट ऑल ऑफ यू नो दिस। अमेंडमेंट वाले में किसी को इस वाले में बेसिक फीचर वाले में किसी को कोई डाउट था तो प्लीज लेट मी नो। प्रणव, आई विल बी स्पीकिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, डोंट वरी। So whatever doubt you guys have, I'll address them both English, Hindi, whichever language you want. It wouldn't be an issue. Yes, केशवानंद भारती बिगेस्ट जजमेंट है, 13 जजेस बेंच, जितने भी जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस थे, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, आई गेस वो अभी अपडेट होने वाला था 35 पे। हैज इट हैपेंड और नॉट वो मुझे बताना, बट जो उस समय की 13 जज ही होते थे, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ ही 13 जजेस की थी, तो केशवानंद में 13 के 13 जजेस बैठे थे सुन, और वो एक बहुत ही वेफर थिन मार्जिन से फेवर में जजमेंट आया था। सो अगर ये भी हो सकता था, अगर वो दूसरी साइड जजमेंट होता तो हम कभी वो देख ही नहीं पाते। 7:6 का जजमेंट था वो। सो दैट्स व्हाई लाइक लाइफ में कितनी चीजें कितनी कम मार्जिन से एट लाइक द लास्ट मोमेंट चीजें चेंज होती हैं। ओके, ठीक है। इसमें आई गेस किसी को कोई और डाउट नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच दैट वी हैड टू स्टडी, दैट वाज अमेंडमेंट वाला। सो अमेंडमेंट में वो काफी सारी बेसिक चीजें याद रखनी है। वैसे चैप्टर पढ़ के आपको खुद से समझ आ जाना चाहिए था, इसमें कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं है जिसमें किसी को कोई डाउट रहा हो। बेसिकली ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 20 है उसमें आर्टिकल 368 है, वो अमेंडमेंट से डील करता है। फिर यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि अमेंडमेंट की दो पॉसिबिलिटी है, जैसे यूके और यूएसए, दो एक्सट्रीम्स है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। अगर आप देखो तो एक जगह पे इट इज वेरी इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब यूके में इट इज इजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यूएसए में इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी 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 डिफिकल्ट। इतना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसको चेंज करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। दैट्स व्हाई यू वुड हैव सीन कि यूएसए में जो अमेंडमेंट के नंबर्स हैं वो बहुत हाई नहीं गए। इंडिया में यू वुड हैव सीन हमारे अमेंडमेंट 100+ बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। यूएसए में हार्डली इट इज इन डबल डिजिट्स, आई गेस उनके मेरे ख्याल से तो 50 क्रॉस भी नहीं कर पाए हैं। एंड दे हैव बीन द लॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। हम तो वी आर सो यंग, अभी तो हम 75th ही मना रहे हैं अपना, एंड यूएस इज लाइक वे टू ओल्ड एंड दे हैव लेस देन 50 अमेंडमेंट्स इन टोटल। द रीजन इज उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। यूके में इट्स वेरी इजी। यूके में अमेंडमेंट इवन एक खुद को यूरोपियन यूनियन से अलग करने के लिए अमेंडमेंट भी दे वर इजीली एबल टू पास आफ्टर दे हैड गॉट पब्लिक से अप्रूवल इन द रेफरेंडम। दे ऑल्सो डिड दैट जस्ट टू इंश्योर कि कल को अगर ब्लेम लगना हो, किसी के नाम पे बिल फटना हो, तो वो जनता के नाम पे ही हो कि आपने डिसाइड किया था, ठीक है। ओके, सो इंडियन अमेंडमेंट प्रोसेस कैसा है? इट्स अब बिटवीन द टू, इट इज नाइदर वेरी रिजिड नॉर वेरी रिलैक्स, इट इज समवेयर इन द बिटवीन, ठीक है। अब हमारे प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट का क्या, यू कैन जस्ट रीड थ्रू दिस, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर मैं भी आपको बताऊं तो वही चीज बताऊंगा जो इसमें बताया हुआ है। सो आई डोंट थिंक इसको मुझे बताने की जरूरत है। जो 368 के अंडर अमेंडमेंट होते हैं उसमें बस ये आपने जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। कुछ चीजों के अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट से ही हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए होता है। सो इफ यू जस्ट रीड थ्रू दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताया हुआ है।
अब क्या होता है, ओरिजिनली जो पार्लियामेंट में चीज प्रेजेंट की जाती है दैट्स कॉल्ड एज बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल होगा। आफ्टर द बिल गेट्स अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, अगर उसको स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास जाना होता है वो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल। अगर उसको नहीं जाना होता स्टेट लेजिस्लेचर के पास तो वो डायरेक्टली जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट से जब वो बिल अप्रूव हो जाता है और उसको गैजेट में नोटिफाई कर दिया जाता है, देन इट बिकम्स एक्ट। तो बिल से एक्ट की जर्नी ये है, दैट अ बिल इज समथिंग विच इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट टू गिव इट्स ओपिनियन वेदर इट अग्रीज विद इट और नॉट, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, उसके बाद वो गैजेट नोटिफिकेशन, गैजेट ऑफ इंडिया, जैसे आप जब डिफेंस ज्वाइन कर लोगे ना, यू वुड बिकम अ गैजेटेड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गैजेटेड ऑफिसर का मतलब क्या होता है, गैजेटेड ऑफिसर का एक तो काफी सारे मतलब होते हैं, एक उसमें से मतलब है कि जब आप लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी, अपॉइंटमेंट होंगे, तो वो गैजेट नोटिफिकेशन जो भारत सरकार निकालती है उसमें प्रिंट होगा। गैजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है कि पैसे वो जो अटेस्टेशन करवाना पड़ता था, अपने फॉर्म में आपको भारत सरकार की मुहर लगवानी पड़ती थी, तो इन ऑफिसरों को वो शक्ति होती थी, राजपत्रित अधिकारी। तो ये राजपत्र होता है गैजेट ऑफ इंडिया। तो जब उसमें ये एक्ट एक बार बिल जो प्रेसिडेंट ने साइन किया वो पब्लिश हो जाता है, देन इट बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। और एक बार जो एक्ट बन जाता है, देन इट गेट्स लीगल पावर। तो वो उस बच्चे की तरह होता है जब उसके दांत उग गए और अब वो किसी को भी चबा सकता है। तो बिल के बिना दांत का बच्चा है और जब उसके दांत उग जाएंगे तो वो एक्ट बन जाता है, व्हेन द प्रेसिडेंट हैज साइंड इट एंड इट बिकम्स एन एक्ट। सो इस प्रोसेस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी ना। एक यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है कि प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट ही मस्ट गिव हिज असेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसा बिल है जिसपे चाहकर भी प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट से अप्रूव होके मेजोरिटी के थ्रू वो पास होके आ रहा है, स्टेट का अप्रूवल है, तो प्रेसिडेंट चाह के भी उस बिल को अपनी मंजूरी नहीं रोक सकता। अगर प्रेसिडेंट का दिल ना भी हो उसको साइन करने का, ही स्टिल हैज टू साइन इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे कमेंट करके बताओ अब ये कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू ये चीज मैंडेट की गई थी। इसमें आई गेस मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है ईच हाउस में प्रेजेंट एंड वोटिंग की। हाफ ऑफ द स्टेट से अप्रूवल चाहिए होता है। ऑल्सो दिस इज, अब मैं बता ही देता हूं, बट ये सब आपको पढ़ के समझ आनी चाहिए थी सारी चीजें। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का। सो देयर इज दिस प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 108 किससे डील करता है, कमेंट करके बताओ। आर्टिकल 108 डील्स विद व्हाट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए दोनों हाउसेस को सेपरेटली उसको पास करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेपरेटली पास करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ये स्पेशल मेजोरिटी वाला देख लिया अमेंडमेंट का तरीका, हाफ ऑफ द स्टेट्स का जिसमें अप्रूवल चाहिए होता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी का जिसमें स्टेट्स का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। ये स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ स्टेट्स वाला जनरली कहां चाहिए होता है, इट इज टेकन ऑन थिंग्स जो हमारे फेडरल इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फेडरल यानी मोटा मोटा समझो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस को जो अफेक्ट करते हैं। यानी एक तरफ मोदी जी और योगी जी के आपसी रिश्तों की जब कभी बात होगी और उन रिश्तों को कैसे मजबूत या कमजोर किया जा सकता है उसकी जब बात होगी, या जुडिशरी की बात जहां पे होगी, वहां पे आपको ये स्पेशल मेजोरिटी वाले रूट पे जाना पड़ेगा। यानी आपको दोनों हाउसेस से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से सिंपल मेजोरिटी। जैसे जीएसटी का बिल जो पास हुआ था उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। सिंपल मेजोरिटी से जैसे कोई चेंज करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सपोज आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना चाहते हो, लेट्स से यू आर ट्राइंग टू चेंज, आप एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड करना चाह रहे हो, या आप एक नई स्टेट गवर्नमेंट बना, न्यू स्टेट क्रिएट करना चाह रहे हो। सो फॉर दोज थिंग्स यू कैन डू दैट विद सिंपल मेजोरिटी। सो एक एक करके डिटेल में, इसने काफी डिटेल में लिखा हुआ है कि सिंपल मेजोरिटी से क्या काम चल जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब आप समझ रहे हो, अगर मान लो 10 बंदे हैं एक ग्रुप में, ठीक है, उनमें से 8 बंदे क्लास में आए, तो उसमें 4 बंदों ने अगर फेवर में वोट कर दिया, सो दैट इज सिंपल मेजोरिटी, 50% ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। सो 8 में से 4 ने वोट, तो ओरिजिनली 10 बंदे, जैसे हमारी लोकसभा 552 की थी, एंग्लो इंडियंस की सीट हटा के 550 की है, बट लेट्स से इलेक्शन 545 के लिए हुए, और इन 545 का में से सिर्फ 250 उस दिन पार्लियामेंट में आए, और फिर इन 250 में से 50% ने फेवर में वोट कर दिया, सो दैट विल बी सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सो सिंपल मेजोरिटी किन किन चीजों के लिए चाहिए, मैक्सिमम चीजों के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जैसे अगर कोई नई स्टेट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा।
नाम चेंज करना है किसी स्टेट का, किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो जैसे सेंटर में राज्यसभा है, वैसे कई सारी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद कौन सी स्टेट्स हैं वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। बताना 6 स्टेट्स, विच वर द 6 स्टेट्स जिनमें थी। इसका मैंने आपको एक एक्रोनिम भी याद कराया था, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। यस, आर्टिकल 108 was joint sitting, very happy to know that. Yes, the acronym was तुम्बक, बिल्कुल सही। Happy to know that all of you remember that. तुम्बक states, these are the states जिन पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं अपने यहाँ। तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, सो देयर आर द तुम्बक स्टेट्स। J&K में भी होती थी, बट अब वो स्टेट ही नहीं है, सो दैट इज देयर। सेकंड शेड्यूल, ये शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स में, जिसमें एसेंशियली ये सैलरीज अलाउंसेस की बात है। कोरम, कोरम इज मिनिमम कितने मेंबर पार्लियामेंट में होने चाहिए, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ अगर है तभी कोरम माना जाएगा, अदरवाइज पार्लियामेंट वुड नॉट बी डीम्ड टू बी इन सेशन, वोटिंग नहीं हो पाएगी। सैलरी अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और भी काफी सारी चीजें हैं। यू शुड जस्ट रीड थ्रू दिस एंड गेट एन आइडिया कि क्या क्या इसमें। स्पेशल मेजोरिटी वो वाली दैट, इसमें क्या है, टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो उस इस वाले केस में वो 4 से काम नहीं चलेगा, यू नीड मिनिमम 5, बिकॉज टोटल स्ट्रेंथ थी 10, भले ही प्रेजेंट 8 थे, बट मिनिमम 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो एटलीस्ट 5 चाहिए। तो अगर मैं बोलूं 5 प्लस 2/3 ऑफ दिस, 2/3 ऑफ 8, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 2.6, ठीक है। सो 2/3 ऑफ दिस नंबर प्लस 50% ऑफ दिस प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ दोस प्रेजेंट एंड विचिंग। इनमें से जो भी बड़ा नंबर है उस नंबर से ज्यादा अगर वोट फेवर में होंगे, देन ओनली स्पेशल मेजोरिटी से यू वुड कंसिडर अ बिल टू बी पास। ठीक है, इसमें डबल क्राइटेरिया, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ दोस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, सो दिस इज फॉर स्पेशल मेजोरिटी। इससे बेसिकली क्या चीज है, ये वो वाला है जिसमें स्टेट से आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, बट स्टिल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, और वो सारी रेसिडुअल चीजें जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड कैटेगरी में कवर नहीं हुई है। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस मोस्टली। ठीक है, ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें क्या क्या चीजें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, these are covered in this special majority, जिसमें स्टेट्स का अप्रूवल नहीं चाहिए बट स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी के दो मतलब हम समझ गए, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ दोस प्रेजेंट एंड वोटिंग। फाइनली वो वाले जिसमें कंसेंट ऑफ स्टेट भी चाहिए, बेसिकली इसमें वो प्रोविजंस होंगे जो हमारे फेडरल इकोसिस्टम से डील करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जीएसटी काउंसिल को लेके अगर कोई भी चीज है, 7th शेड्यूल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स पे फोकस करेगा, तो इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो वाली चीजें, स्टेट्स की पार्लियामेंट में कितनी सीट होगी, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो अगर पार्लियामेंट कल को आर्टिकल 368 को इटसेल्फ चेंज करना चाहे तो उसको स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% सिंपल मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स चाहिए होगी। ठीक है, so 50% of majority of simple states।
या सो अच्छा, म्यूट हो गया था आई गेस यार, नो इश्यूज। सो ये है। अब आपकी इसमें कोई अमेंडमेंट वाले में डाउट है तो पूछो। अमेंडमेंट प्रोसीजर का क्रिटिसिज्म ये अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली फिलोसफिकल पॉइंट्स है आपके लिए कि इसको टफ रिजिड क्यों नहीं बनाया। ऐसे तो कल को कोई ब्रूट मेजोरिटी की सरकार आएगी, वो दिक्कत कर लेगी। हर एक चीज के लिए आपने स्टेट का अप्रूवल क्यों नहीं लिया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के क्रिटिसिज्म दिए हैं। नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, बट पढ़ लेना, नॉट ए हार्मफुल थिंग। बट ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो बेसिक आइडिया क्या क्या चीज होनी चाहिए। आर्टिकल 368 किससे डील करता है? तीन तरीके से अमेंडमेंट। एक है सिंपल मेजोरिटी से जो हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी में बेसिकली क्या क्या चीजें, वो सैलरी, इमोल्यूमेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज पे कोई आइडिया, उसके अलावा फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, इन चीजों पे सिंपल मेजोरिटी। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी एसेंशियली फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो इसमें या इसमें ना मेंशन हो, फर्स्ट और थर्ड में ना मेंशन हो। ठीक है। फाइनली स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट से सिंपल मेजोरिटी। इसमें वो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाली चीज है। सेवन शेड्यूल, उसके अलावा आपका प्रेसिडेंट की पावर्स, उसके अलावा जीएसटी काउंसिल, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। सो आर्टिकल 368 इटसेल्फ, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसमें किसमें है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में क्या चीज है, ये इतना अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। सो अमेंडमेंट वाला भी पोर्शन क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस? guys, if you have any doubt please let me know, raise your hands and I'll see क्या आपके doubts हैं, I'll try to address them, because ये सब आपने खुद से पढ़ना है। essentially जो भी इसमें हम पढ़ रहे हैं you should have studied that on your own। उसके बाद फाइनली लास्ट चैप्टर जो हमारा था, लास्ट चैप्टर दैट वी हैड टारगेटेड वाज, अगेन इट्स मोर ऑफ अ चैप्टर जिसकी रियल वैल्यू आपको बाद में समझ आएगी। सो अभी मैं इस चैप्टर पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। आई वुडंट गो इन डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर, द रीजन बीइंग ये जो चैप्टर है ना, इसकी रियल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुका, बिकॉज इट इज इन अ वे रिवीजन ऑफ द एवरीथिंग दैट यू वुड स्टडी इन दिस बुक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, बिकॉज सेलियंट फीचर्स में वो पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर देता है इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ। तो इसमें मेरे को समराइज करने जैसा कुछ नहीं है। आई होप आपने सारी हेडिंग्स पढ़ी और जो चीजें याद करने की थी वो इसमें से याद कर ली। सो एसेंशियली इसमें ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो वेरियस टाइम्स अमेंड हुआ है। आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, व्हाट इज द एंटायर स्टोरी बिहाइंड दिस, वो जब हम पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ेंगे, अमेंडमेंट जिसमें आएगा उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये हाईलाइट्स याद होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 साल से ज्यादा इसको टाइम लगा था। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट में डिवाइडेड है। ओरिजिनली, ये ओरिजिनल बता रहा हूं, ओरिजिनली क्या था, एंड 8 शेड्यूल्स है। सो ओरिजिनली दिस वाज द पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। तो अभी भी आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लास्ट आर्टिकल नंबर है वो तो 395 ही है, बट बीच में क्या हुआ, मल्टीपल पार्ट्स ऐड होते गए। तो सपोज 21, आर्टिकल नंबर 21 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 22 आएगा। ठीक है। बट क्या हुआ, अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अगर मैं काउंट करूं तो आर्टिकल तो कुल 3 हो गए, बट नंबरिंग में 22 ही लास्ट नंबर है। सो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मोर देन 470 के करीब है। ठीक है। और 25 पार्ट में डिवाइडेड है। बट अगर आप पार्ट में लास्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन किताब उठाओगे, उसमें जो लास्ट नंबर होगा वो 20 ही है। बट वो क्यों बढ़ गए, बिकॉज एक पार्ट 9A 9B ऐसे करके पार्ट्स और ऐड हो गए। ठीक है। सो आई होप दैट मेक सेंस। सो ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, विच इज द लास्ट आर्टिकल नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, then it would not be 470, it would be article 395. which is the last part of the constitution, it would be part 22 only। भले ही टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ गए। ठीक है। एक जगह जहां असली में नंबर बढ़े, दैट इज शेड्यूल। तो पहले 8 शेड्यूल थे, अब 8 के बाद 12 शेड्यूल हो चुके। तो 9 शेड्यूल ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से। ओरिजिनली 8 थे, 9 शेड्यूल ऐड। शेड्यूल आप समझ रहे हैं ना, वो किताब के एंड में जो अपेंडिक्स होती है। सो अपेंडिक्स या बिब्लियोग्राफी, उस टाइप की चीज। तो 9th
शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट से। अब टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल हैं, तो ये याद रखना है। ये कुछ बेसिक नंबर 395 पार्ट 22 टोटल पार्ट्स थे, 12 शेड्यूल्स, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, एडिशन डिलीशन चलता रहता है, और ऑफ दिस यू नो। ऐसा क्यों होता है दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है? वेरियस रीजन की वजह से। हमारे यहाँ पोस्ट पोस्ट पर बदले पानी, 4 पोस्ट पर वाणी, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। द रियल रीजन फॉर दिस लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन इज डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी है। कहीं पे हमारा कुछ लोग चाहते थे वैदिक आइडियाज इंक्लूड हो, कुछ चाहते थे ब्रिटिश आइडियाज इंक्लूड हो, कुछ चाहते थे गांधीयन आइडियाज इंक्लूड हो। तो आइडिया के लेवल पे, ज्योग्राफी के लेवल पे, सोर्सेज के लेवल पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, और हमारे उसमें लीगल लोग बहुत सारे थे, लॉयर्स बहुत सारे थे। तो दैट वाज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो इसके लिए एक टेबल दी हुई है, ये टेबल याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है। आई होप इसमें भी दिया हो। मेरी वाले एडिशन में तो देयर वाज दिस टेबल जिसपे कौन सा पार्ट कहां से दिया गया है। आई गेस इसमें भी होनी चाहिए, नहीं है ये कोई नए एडिशन में वो चीज इन्होंने हटा दी क्या? हैव दे रिमूव्ड दैट? ये रहा, हाँ, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टेबल आपको याद करनी है। दिस टेबल हैज टू बी मक्ड अप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इट इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसी ने एक तरीके से बेस सेट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर का। सो राइट फ्रॉम कैसा सेंटर स्टेट का रिलेशन, ये यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसी काफी सारी चीजें, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इसी एक्ट से आया, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, सिंगल सिटीजनशिप ली, राज्यसभा लोकसभा का आइडिया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का आइडिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल सुप्रीमेसी, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या तरीका हो, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस जी ने ही इंस्पायर किया था इंडिया में कि धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट बन सके, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जयदीप धनखड़ के बीच में आपस में ये भी रिलेशन बन जाएगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिए, राज्यसभा में मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जा सकता है उसका, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कैनेडियन से हमने एसेंशियली हमारा जो यूनियन स्ट्रांग होना चाहिए उसका आइडिया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 क्या है कमेंट करके बताना, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉनकरेंट लिस्ट ली, कॉनकरेंट यानी जिसपे सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 301 है शायद मेरे हिसाब से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, की सेंटर स्टेट और एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड फ्री रहेगा। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन। यूएसएसआर से हमने जस्टिस का प्रिंसिपल जो हमारे प्रियम्बल में दिखता है आपको, और फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्रेंच से वो लिबर्टी का आइडिया, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट का तरीका है जो 368 वाला है, और इलेक्शन राज्यसभा के कैसे होंगे। नॉमिनेशन राज्यसभा का हमने लिया कहां से? नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा वाज टेकन फ्रॉम, क्विकली टेल मी। यस, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन अभी दिखाया ना। एंड फाइनली जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पेलना लिया। पेलना कहां से सीखा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापानीज से, ठीक है। ओके सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये है दैट देयर कैन बी जस्टिफाइड रिस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन देम। मतलब आप पे अगर राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है दैट यू स्टार्ट सेइंग टुकड़े टुकड़े गैंग वाली चीजें, या यू स्टार्ट सेइंग थिंग्स लाइक विच आर ऑब्नॉक्शियस। किसी की आप कैरेक्टर असैसिनेट नहीं कर सकते ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, या आप इंडिया की यूनिटी एंड सोवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। सो इट इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब इट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम, ठीक है। देयर कैन बी जस्टिफाइड रिस्ट्रेंट्स, सो दैट इज द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। बिल्कुल, 143 इज प्रेसिडेंट कैन सीक जुडिशियल ओपिनियन, ठीक है। जुडिशरी कैन डिनाई दैट ओपिनियन इन द केस वो पोस्ट इंडिपेंडेंस किसी चीज पे ओपिनियन मांग रहा है, बट अगर प्री इंडिपेंडेंस है देन यूजुअली ही डजंट डिनाई। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इसको आप डिटेल में जो हेडिंग थी उसमें यही सब है, बट आई वुड एडवाइज ये टेबल से आप याद कर लो।
कैसे याद करना है, याद करने के हैक्स अलग अलग हैं, उस पर मैं एक मेमोरी हैक्स पे अलग सेशन लूंगा बाद में, अगर आप लोग चाहते हो कि कैसी चीजों को हम अच्छे से याद कर सकते हैं, दैट वी कैन रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो दिस इज अबाउट सिंगल सिटीजन. नहीं, वी वर एट sources of the constitution. So that is one thing that you must remember from this. Next, it's a blend of rigidity and flexibility. तो हमने अमेंडमेंट में देखा कुछ चीजों को अमेंड करना बहुत मुश्किल है, कुछ चीजें इजीली अमेंड हो जाती हैं. फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ये हमने देखा कनाडा से इंस्पायर हुआ हमारा. यूनिटरी बायस मतलब सेंटर इज सुपीरियर इन इश्यूज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, स्पेशली जो आप यूनियन लिस्ट देखोगे उसमें काफी सारी चीजें हैं. दूसरा, अगर कभी इमरजेंसी लग जाती है तब दोबारा से सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाती है. तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो एक वर्ड अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, विच वाज गिवन बाय ग्रैनविल ऑस्टिन. ठीक है, सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विद अ टेंडेंसी टू हैव मोर पावर टुवर्ड्स द सेंटर. बट ऑर्डिनरी टाइम्स में स्टेट्स को भी बहुत पावर है. इट्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब यू डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द हेड ऑफ द स्टेट. तो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे, वी आर इलेक्टिंग member of parliaments, and these member of parliaments on the basis of their own decisions, application of their own mind, will elect the prime minister. तो कई बार ऐसा लोगों को confusion हो जाता है that you are voting for the post of prime minister. No, you are not voting for a party, you are not voting for the prime minister, you are voting for the MP of your area or MLA for your area. तो आप चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता. हमारे यहाँ पे जो एमपीज है उनका इलेक्शन है और एमएलए का इलेक्शन है. ठीक है, सो पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? जो मेजोरिटी में आएगा उसकी सरकार बनती है. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जैसे प्रेसिडेंट एंड रियल एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस रहती है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. इसका मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो भी सरकार बना रहे, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द लेजिस्लेचर. लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल रहता है पार्लियामेंट में, बिकॉज उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड नॉमिनीज आए होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं. तो अगर लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाएगा तो सरकार डिसॉल्व हो जाती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट डिसॉल्व. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स हैं कि वो मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी. दूसरा, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो उसके सारे मिनिस्टर्स का ऑटोमेटिकली रेजिग्नेशन हो जाएगा. ठीक है, ओके. इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, दोनों का एक अच्छा सिंथेसिस है. जैसा मैंने बोला, जो चेक्स एंड सिस्टम का बैलेंस है, बिकॉज इंडिया में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, बट सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वाले ऑर्डर के बाद ये बोला कि इट शुड बी कंस्ट्रूड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिर्फ जुडिशरी ये चेक नहीं करती कि लॉ लीगली साउंड है या नहीं, वो ये भी चेक करती है कि जब प्रोसेस थ्रू विच प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता था कि वो ये देखते थे हैज द राइट प्रोसेस बीन फॉलोड. अगर राइट प्रोसेस फॉलोड है, और मतलब अगर उसमें बोला है 50% मेजोरिटी से पास होगा बिल, अगर है तो सही है. अगर ये 50% ऑफ द स्टेट्स ने रेटिफाई करना था, अगर रेटिफाइड है तो सही है. तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या देखते थे कि वो प्रोसीजर सही फॉलो हुआ है या नहीं. बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो ये भी देखते हैं कि क्या उससे जस्टिस डिलीवर हो रहा है या नहीं. तो सपोज देयर वाज दिस सुप्रीम रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनजेएसी. पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया था, आई गेस 101 था या 101 था, दैट वाज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑल्दो ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से हुआ है, आपने सारे स्टेप चेकलिस्ट सही फॉलो की, सारी चीजें की, बट ये जस्टिस डिलीवर नहीं कर रहा, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है. सो इट इज नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो है, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है. सो इट वाज struck down by the Supreme Court. So इंडिया में एक अच्छा बैलेंस है दोनों का. Then we have an independent judiciary, integrated judiciary. Integrated judiciary का मतलब क्या है? यूएस में ऐसा होता है, स्टेट लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग कोर्ट है और फेडरल लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग कोर्ट है. हमारे यहाँ स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए सेम कोर्ट है. तो आपकी स्टेट, यूपी की गवर्नमेंट ने गुंडा एक्ट बनाया, इंडियन गवर्नमेंट ने आईपीसी बनाया. दोनों को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उन पर डिसीजन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पावर एलिजिबल है. तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंट्रल लॉज पे लेगा और हाई कोर्ट सिर्फ स्टेट लॉज पे. बोथ ऑफ देम आर, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड. इंडिपेंडेंट मतलब यू नो जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे कैसे इंश्योर की जाती है, उस पे जुडिशरी का चैप्टर. देन वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स.
तो आज का जो टारगेट था दैट यू हैव टू डू द फर्स्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पहले 3 फंडामेंटल राइट आज का आपका डे 2 का टारगेट था पॉलिटी में, तो वो आपने कर लिया। उस पर डिटेल में फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में चर्चा करेंगे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो बाकी 3 थे ये आपके टारगेट कल के लिए हैं। याद कैसे कर सकते हो? रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट ये राइट टू प्रॉपर्टी जो अब रिमूव हो चुका है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया गया, एंड दीज 6 आर रिमेनिंग। तो रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, ठीक है, ये हो गया आपके 6 फंडामेंटल राइट्स। इस पर डिटेल में शाम को पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या इंपॉर्टेंस है, जुडिशरी कैसे उनको प्रोटेक्ट करती है। डीपीएसपी एसेंशियली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे इंस्पायर्ड है। ये एक तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्शन थे जब ब्रिटिश टाइम में प्राइवी काउंसिल होती थी उस समय दीज डायरेक्शंस वर गिवन, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर ये डीपीएसपी है। इसका बेसिक आइडिया कि सरकार जो चीज अभी नहीं कर सकती बट लॉन्ग टर्म में सरकार का ये विजन रहेगा कि वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे, तो दोज आर डीपीएसपी। तो इस पे भी काफी ज्यादा डिटेल में यू कैन रीड दिस। मिनर्वा मिल्स का केस इंपॉर्टेंट था बिकॉज उसने एक तरीके से बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन डीपीएसपी, ठीक है। एक चीज उसने क्लियर कट ये बोली, बट उसने बोला कि डीपीएसपी कैन गाइड कि फंडामेंटल राइट्स कैसे एग्जीक्यूट किए जाए, और कुछ फंडामेंटल डीपीएसपी के लिए उनको एक्चुअलाइज करने के लिए फंडामेंटल राइट्स पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से उसने ये तो बोला कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, और उसने बोला जैसे एक साइकिल एक पहिए पे नहीं चल सकती, आपको दोनों को साथ में ले जाके चलना है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या पंगा होता है, कंफ्लिक्ट होता है, जब हम वो स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आप सबको पता है, रशिया के आइडिया ऑफ ड्यूटीज वहां से निकलता है, और उसके और इसका दूसरा कि ये अमेंडमेंट से आया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाले, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे था। क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हम फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर पे देखेंगे। आर्टिकल 51 है, पार्ट 4A में प्रेजेंट है, ठीक है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नॉन जस्टिशिएबल है, यू कैन नॉट गो टू कोर्ट टू एग्जीक्यूट योर फंडामेंटल ड्यूटीज। सेक्युलर स्टेट पे बहुत ज्यादा हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने वोटिंग की एज 18 कर दी थी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कब आया था? 1988 में, ठीक है। सो 326 सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है, तो इंडिया में अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप साथ में यूएस के सिटीजन नहीं हो सकते, यू वुड हैव टू गिव योर यूएस सिटीजनशिप। यूरोप के कई देश हैं जो डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, यानी आप उसमें एक साथ 2 देशों के सिटीजन हो सकते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज, ये जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये सब है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 320, आर्टिकल 350 से लेके आर्टिकल 360 के बीच में जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 352, 356, 365, ऑल दीज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी के लिए। इस पे सेपरेट जब चैप्टर डील करेंगे तब देखेंगे। 3 तरीके की इमरजेंसी है बेसिकली, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, कैसे ये एग्जीक्यूट होती है। एंड 3 टायर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, यूनियन, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, 73rd 74th अमेंडमेंट, बेसिक चीजें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनी रिसेंटली, 97th अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है। कई लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, तो क्या ये क्रिटिसिज्म सही है कि हमने इधर से इधर का कॉपी पेस्ट करके बनाया? तो दैट इज नॉट एंटायरली करेक्ट, बिकॉज हमने यूनिक इनोवेशंस एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया के कंटेक्स्ट में हार्मोनाइज किया है। दिस अगेन इज रॉन्ग बिकॉज काफी सारी नई चीजें यूज की गई हैं, 1935 के एक्ट की कंप्लीट कॉपी नहीं है। अन इंडियन, एंटी इंडियन भी कई लोग बोलते हैं कि उसमें सब लीगल ल्यूमिनरीज इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। सो नॉट कंप्लीटली ट्रू, बिकॉज आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिटर्न कॉपी देखोगे तो उसमें एक तो इवन हर एक चैप्टर के ऊपर इंडियन गॉडेसेस, इंडियन कैलीग्राफी तरीके से किया हुआ है। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपको श्री राम की फोटो दिखेगी। सो अन इंडियन आप उसको उतना नहीं बोल सकते, अन गांधीयन भी नहीं बोल सकते। गांधीयन आइडियाज डीपीएसपी में काफी सारे हैं, बहुत बड़ा साइज है, दिस इज ट्रू, बड़ा साइज है, बट उसके पीछे रीजंस हैं।
पैराडाइज ऑफ लॉयर है, बहुत ही एम्बिगुअस है, बड़ा है, बिकॉज लॉयर्स थे उसमें, इसलिए लॉयर्स थे, इसलिए वो ऐसा बना। कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस 22 पार्ट्स, गो थ्रू दीज पार्ट्स, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट वंस। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, 4A में क्या है, पार्ट 5 में क्या है, ठीक है, यू शुड नो। देन यू शुड नो पार्ट 9A किससे डील करता है, पार्ट 9B किससे डील करता है, पार्ट 10 किससे डील करता है। देन यू शुड नो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑल्सो, जैसे आर्टिकल 300A किस चीज से डील करता है। देन यू शुड नो आर्टिकल 323AB किससे डील करता है। देन यू शुड नो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के आर्टिकल क्या है, ये हम टाइम के साथ सीखेंगे। सो यू वुड रिमेंबर आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 इमरजेंसी के प्रोविजंस का है, पार्ट 20 में क्या चीज प्रेजेंट है, ठीक है। एंड फाइनली पार्ट 22 विच इज द लास्ट पार्ट, ठीक है, और लास्ट आर्टिकल नंबर कितना है, 395। देन आई टोल्ड यू कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, गो थ्रू दिस टेबल, ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज यू कैन, जितने याद हो पाते हैं उतने याद करने की कोशिश करो, ठीक है। कैसे याद करना है, व्हाट आर द वेरियस हैक्स, उस पे मैं मेमोरी सेशन लूंगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज आप अभी कर सकते हो, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द आर्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, राइट देम डाउन ऑन अ पेपर, एक पेपर में उनको लिखो एंड स्टिक इट इन द फ्रंट ऑफ योर वॉल, स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ योर वॉल सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द आर्टिकल नंबर्स। हेलो चाचू अभी करता हूँ, हाँ ओके गाइस, सो इसमें दिस इज द थिंग, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर्स ये याद रखने हैं आपने। एंड फाइनली वो शेड्यूल का होगा, सो ऑल्सो रिमेंबर कौन से शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, अप टू द 12th शेड्यूल। बेसिक आइडिया हर एक शेड्यूल का होना चाहिए, इसमें क्या है। आई होप आपने ये सब किया होगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी 2 दिन का टाइम मिल चुका था ये होमवर्क करने का। सो दैट इज व्हाट आई हैड टू शेयर इन दिस। आई होप आपने ये सभी किया हो। नाउ आई विल कम ऑन द स्क्रीन। नाउ आई विल कम ऑन टू द स्क्रीन एंड सी कि आप लोगों ने कितना किया है। सो द वीडियो रिकॉर्डिंग वुड एंड नाउ, बिकॉज नाउ आई विल बी द इंपॉर्टेंट सेशन, आई विल बी टेकिंग योर क्विज। सो जिन बच्चों को नहीं पता, H2O बैच में व्हाट एसेंशियली द आइडिया हैज बीन कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उसको पहले से करके आओगे। आई जस्ट गो थ्रू वट एवर द कंटेंट द होमवर्क वॉज ब्रीफली, जस्ट टू गेट एन आइडिया एंड जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स फॉर यू, बट आपको वो सब पहले से क्लास में पढ़ के आना था। एंड नाउ आई विल टेक अ शॉर्ट क्विज क्विकली, अलग अलग टॉपिक से, ये 1-to-1 पूछूंगा। इट वुड नॉट बी अ क्विज कि आपको ऑनलाइन ऑप्शन में अटेम्प्ट करना है, मैं आपको अनम्यूट करना होगा और बोलना पड़ेगा। और ये क्विज लाइव क्लासेस जैसा टेलीग्राम में हो रहा है, बिकॉज टेलीग्राम में आई कैन आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ यू कि कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, आई कैन मॉनिटर योर परफॉर्मेंस। सो दैट्स व्हाई दैट विल बी हैपनिंग लाइव ऑन टेलीग्राम, बट रिकॉर्डेड वीडियो में इतना ही है। फॉर लाइव क्लासेस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड गेटिंग पर्सनल अटेंशन, आप टेलीग्राम पे आके लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। Vardishala is the name of the channel. If you enjoy it, please share the message with your friends and let maximum students know that we are doing this thing as a pro bono free initiative, just to ensure that those who are really worthy of worthy get worthy of their choice. Thank you. Jai Hind.